ओके, तो हम आज की क्लास में करेंगे ईओक्यू मॉडल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जब भी किसी चीज के साथ वर्ड इकोनॉमिक आता है, इकोनॉमिक आता है, इसका मतलब ये होता है कि वहां पे हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहेंगे। इकोनॉमिक वर्ड का मतलब ये है कि हमें वहां पे अपनी कॉस्ट को कम करना है, यानी कि वो चीज हमें रीजनेबल पड़े। ठीक है, यानी कि कम में पड़े, कॉस्ट को हमने कम करना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बेसिकली हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, और चैप्टर 5 हमारा है ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ऑर्डरिंग क्वांटिटी एंड रीऑर्डर लेवल। ठीक है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी तो हमने अपने बिजनेस के अंदर जब मटेरियल ऑर्डर करना है, तो हमें ये चीज देखनी है कि उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम अगर तो ज्यादा क्वांटिटी में मटेरियल मंगवा लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमारी एनुअल सीएच बढ़ जाएगी, यानी कि होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अगर क्वांटिटी हम ज्यादा मंगवाते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी मंगवाते हैं, तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट यानी कि स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर हम क्वांटिटी लेस मंगवाते हैं, कम मंगवाते हैं, तो हमारी डिफरेंट कॉस्ट इंक्रीज होती है। एक तो हम स्टॉक आउट हो सकते हैं, हमारी इमरजेंसी की डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो सकेंगी, हमारी प्रोडक्शन स्टॉप हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि हमारी ऑर्डर कॉस्ट बढ़ सकती है। ठीक है, ऑर्डर कॉस्ट इंक्रीज होती है, क्यों? बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा। तो हमें ये मसला आ रहा है कि हम क्वांटिटी ज्यादा रखें तो भी इशू है, क्वांटिटी कम रखें तो भी इशू है। यानी कि हमारी एनुअल सीएच, जिसको हम एनुअल होल्डिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट कहते हैं, जो कि हमारे मटेरियल को स्टोर के अंदर रखने की कॉस्ट है, अगर हम इसको डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं, तो इसके ऑपोजिट हमारी एनुअल ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि होल्डिंग तब कम होती है जब हम क्वांटिटी कम रखते हैं, यानी कि यूनिट्स कम मंगवाएंगे। इसका मतलब यह है, यूनिट कम मंगवाए तो स्टोरेज कॉस्ट तो कम हुई, लेकिन अगर हम यूनिट कम एक बार में मंगवाएंगे, तो बार बार ऑर्डर करने के ऊपर हमें क्वांटिटी, जब ऑर्डर बार बार री ऑर्डर करनी पड़ेगी, तो ये वाली कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी सिचुएशन के अंदर, अगर हम ऑर्डर कॉस्ट को कम करते हैं, ऑर्डर कॉस्ट को हम रिड्यूस करते हैं, यानी कि वन टाइम हम सारा का सारा मटेरियल मंगवा लेते हैं, वन टाइम मटेरियल ऑर्डर कर लेते हैं। अगर मैंने एक ही टाइम में मटेरियल सारा ऑर्डर किया, तो मसला क्या होगा? होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सारा माल स्टोर में रखना पड़ेगा। तो अगर मैं सीओ को कम करना चाहूँ तो सीएच बढ़ रही है, अगर मैं सीएच को कम करना चाहूँ तो सीओ बढ़ रही है। तो मुझे एक ऐसे लेवल पे पहुंचना है जहां पे मेरी ये दोनों कॉस्ट भी मिनिमम हो, और ओवरऑल जो टोटल कॉस्ट होती है, ओवरऑल जो टोटल कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट के अंदर परचेज कॉस्ट प्लस एनुअल सीएच प्लस एनुअल सीओ होगी, यानी कि सारी की सारी हमने कॉस्ट को रिड्यूस करना है, ओवरऑल टोटल कॉस्ट को हमने रिड्यूस करना है। तो उसके लिए हमारा जो मॉडल होता है वो यूज होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम थ्योरेटिकली इसलिए बेस्ट मॉडल कहेंगे क्योंकि ये हमारे एनुअल सीएच एंड एनुअल सीओ को मिनिमम करके, इसको मिनिमम करके टोटल एनुअल कॉस्ट को भी मिनिमम करता है। ठीक है, वो कैसे करता है हम अभी देख भी लेंगे। तो हमारे पास ये मॉडल जो है वो ईओक्यू बेटर मॉडल है। द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द री ऑर्डर। ये मॉडल हमें क्या बताता है? ये हमें बेसिकली, इस मॉडल का मकसद क्या है? इस मकसद में हमें ये चीज देखनी है कि हमें हाउ मैनी यूनिट्स वी नीड टू ऑर्डर, कि हमें कितने यूनिट्स ऑर्डर करने चाहिए जिसके अंदर हमारी ये कॉस्ट कम होगी। ना तो होल्डिंग बढ़ेगी, ना तो होल्डिंग बढ़ेगी, ना ऑर्डरिंग बढ़ेगी। तो बेसिकली ये मॉडल हमें वो वाली क्वांटिटी बताता है, वो ऑर्डर बताता है जिसके अंदर दोनों कॉस्ट कम हो रही होती है। EOQ is the reorder quantity which minimize the total cost associated with holding and ordering stock। टोटल कॉस्ट जो कि होल्डिंग के साथ और ऑर्डरिंग के साथ अटैच है, उसको ये मिनिमम करता है। पहले ही मैंने एक्सप्लेनेशन दी ईओक्यू मॉडल की, ये हमारी दोनों कॉस्ट को कम करेगा। कैसे कम करेगा उसको हम आगे चल के देखेंगे भी। तो टोटल कॉस्ट को ओवरऑल ये मिनिमम करता है।
We can estimate EOQ graphically by plotting the holding cost and ordering cost. अब यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी लेवल के ऊपर हमें होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को बताया गया है। हम उसका ग्राफ देख लेते हैं। हमने पीछे बात की थी कि हमारी एक कॉस्ट जो होती है वो वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में जाती है, एक जो होती है वो फिक्स में जाती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ग्राफ हमें दिया गया है कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टोरिंग स्टॉक, स्टोर करने की और ऑर्डर करने की कॉस्ट है। इस तरफ एनुअल कॉस्ट दी गई है वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर हमें दिया गया है साइज ऑफ ऑर्डर या नंबर ऑफ बैरल्स, या हम कह सकते हैं क्वांटिटी हमें इस तरफ दी गई है। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी है, वाई एक्सिस के ऊपर हमारी कॉस्ट दी गई है। ग्राफ को अगर हम लोग देखें, अब यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ की गई हैं। कॉस्ट हमारी शुरू हो रही है 1000, 2000, 3000 अप टू सो ऑन से, और क्वांटिटी भी इसी अमाउंट से स्टार्ट हो रही है। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे एक लाइन हमारी होल्डिंग स्टॉक की, ये वाली लाइन जो हमारी है वो स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट की है। उसकी रीजन क्या है? जितने नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा हम रखेंगे ये वाली स्टोरेज कॉस्ट बढ़ती जाएगी। इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ। लेट से कि मेरे पास एक यूनिट है, एक यूनिट को स्टोर में रखने की $10 कॉस्ट है। एक यूनिट को स्टोर में रखने की होल्डिंग कॉस्ट $10 है। अगर मैं 1000 यूनिट रखूंगी तो 1000 × 10 हो जाएगा, तो वो 10,000 बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स देखें, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़े, 1000 थे तो ये कॉस्ट यहाँ पे थी, 2000 थे तो ये कॉस्ट यहाँ पे गई, 3000, तो अप टू सो ऑन। ये जितने नंबर ऑफ यूनिट्स इस साइड पे बढ़ते गए, क्वांटिटी साइड पे इंक्रीज हो रही है, हमारी जो स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट की लाइन है वो अपवर्ड मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि आप खुद भी अपने माइंड में एक स्केच बनाओ कि आपने अपने गोदाम में अगर 1000 यूनिट रखे हैं और एक यूनिट को सेव करने के लिए आप उसकी जगह 10 रुपए रेंट पे कर रहे हो, जितने ज्यादा यूनिट्स होंगे उसको रेंट मल्टीप्लाई होता जाएगा। लेकिन जो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखते हैं एज पर नंबर ऑफ क्वांटिटी, ये भी बढ़ती है। दूसरी तरफ अब अगर हम ऑर्डर कॉस्ट का बिहेवियर देखें, तो ऑर्डर कॉस्ट का बिहेवियर, अगर मैंने 2000 यूनिट ऑर्डर किए तो ये कॉस्ट थी 3000। अगर मैंने 2000 यूनिट ऑर्डर किए तो ये 3000 थी। जब मैंने 3000 किया तो ये कॉस्ट 2000 होगी। उसकी रीजन क्या है? इसको हम इस तरह एग्जाम्पल में समझेंगे कि मैं अगर एक बार बाजार जाके ये वाले यूनिट्स लेके आती हूँ तो 3000 रुपये किराया और आने जाने का, डिलीवरी का, मतलब जो बंदा लेके आ रहा है, जिस गाड़ी में मैं लेके आ रही हूँ, वो सारा कुछ टोटल कितना पड़ रहा है मुझे? 3000। लेकिन अगर मैंने 3000 यूनिट्स ज्यादा मंगवाए तो इसका मतलब यह है कि किराया कम हो गया, क्योंकि उन यूनिट्स के अंदर वो कॉस्ट स्प्रेड हो गई है। तो जितने नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा होते गए ये कॉस्ट रिड्यूस होती गई। जब मैं 8000 यूनिट्स मंगवाऊंगी, एक ही बार मुझे जाना पड़ेगा, बार बार जाना पड़े तो कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, दो दो हजार करके मंगवाऊंगी तो हर बार मुझे 3000 पड़ेगा, और वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक ही दफा मैंने 8000 यूनिट मंगवाए तो वो कॉस्ट, इसका मतलब ये है, मुझे कम लगेगी। तो ऑर्डर कॉस्ट यानी कि एक बार जाने, जितनी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसमें ऑर्डर कॉस्ट में हमें कम पैसे लगते हैं, यानी कि एक ही बार हम मंगवा लेते हैं। तो जाहिर है फिर यहाँ पे देखें अगर हम लोग कि ठीक है, हमने ऑर्डर तो एक ही बार साढ़े 8000 मंगवा लिए, हमने एनुअल सीओ तो रिड्यूस कर ली। दूसरी तरफ हम देखें तो इन यूनिट्स को स्टोर करने की कॉस्ट जो थी वो यहाँ पे हाईएस्ट लेवल था, ये कॉस्ट बढ़ गई। तो ओवरऑल जो टोटल कॉस्ट बनती है, टोटल कॉस्ट कैसे बनती है? ये एनुअल सी एच प्लस एनुअल सीओ को मिला के बनेगी। तो ओवरऑल ये कॉस्ट पहले थोड़ी रिड्यूस हुई जब हमारे पास कम लेवल था, कम यूनिट्स थे, कम ऑर्डर थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा होते गए तो स्टोरेज बहुत ज्यादा होती गई, इतनी ज्यादा हो गई कि ओवरऑल टोटल कॉस्ट भी बढ़ गई। तो हमने इसको रिड्यूस करना है, रिड्यूस इस लेवल पे करना है कि जहाँ पे हमारी ये लेवल जैसे है, ऑर्डर कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट दोनों बराबर हो जाए। तो वो कैसे बराबर होंगी? उसको बराबर करने के लिए हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। इकोनॉमिक ऑर्डर quantity model. Note that the EOQ is found at the point where total cost holding and ordering at the minimum. Minimum पे यहाँ पे ही होंगी, जाहिर है इधर ही सबसे कम बन रही हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही हैं। Reading from the graph, this is low, somewhere between 3000 and 32
100 बैरल। मैंने अभी यहाँ बताया ना कि यहाँ पे बेसिकली ये जो पॉइंट है जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, 3000 या 3200 के बीच में ये आ रहा है, तो वो हमारी मिनिमम बन रही है, मतलब ओवरऑल दोनों कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। दिस इज द सेम पॉइंट एट विच द होल्डिंग कॉस्ट एंड आर इक्वल टू द ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो मैंने पहले एक्सप्लेनेशन दे दी। अनफॉर्चुनेटली इट इज ओनली पॉसिबल टू एस्टिमेट द ईओक्यू बाय ड्राइंग अ ग्राफ। तो हम ये कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमें ईओक्यू कैसे बनाना पड़ा, हमें ग्राफ ड्रा करके ईओक्यू बनाना पड़ा। फॉर्चुनेटली देर इज अ फॉर्मूला, अदरवाइज हमें ग्राफ बना के करना पड़ता है। ग्राफ ना हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने करनी होती है। क्यू भी इसको कहा जा सकता है, ईओक्यू भी कहा जा सकता है, यानी कि कितने का ऑर्डर हमें करना चाहिए, अंडर रूट 2CO। सीओ क्या है, सीओ हम किसको कहेंगे, कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट, यानी कि वन ऑर्डर की कॉस्ट, एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट। डी हमारे पास क्या है, डी डिमांड है। डिमांड कौन सी, एनुअल। एक चीज यहाँ पे मैं और ऐड करूंगी, पहले हम इस फॉर्मूला को पढ़ लेते हैं फिर मैं बताती हूँ। सी एच हम किसको कहेंगे, स्टोरेज, स्टोरेज या होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर 1 ईयर, एक ईयर के अंदर एक यूनिट को स्टोर करने की कॉस्ट। अब आपने ये चीज याद रखनी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल कब अप्लाई होता है, ये मॉडल होता है एनुअल, ये मॉडल होता है एनुअल यानी कि पूरे साल का। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पेपर में क्या करता है, ये जो डिमांड है, अब इस फॉर्मूला को अगर हम लोग ओपन भी करें तो यहाँ पे मेंशन है डी डिमांड पर एनम। पर एनम क्या होता है, साल, पूरे साल की डिमांड। एग्जामिनर क्या करता है क्वेश्चन के अंदर, वो आपको कहता है कि 6000 यूनिट्स पर मंथ। अगर उसने पर मंथ दिया हुआ है डी 6000 पर मंथ, तो हमें क्वेश्चन में हमेशा इस 6000 को मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा। उसकी रीजन ये है कि ये मॉडल एनुअली अप्लाई करना है हमने पूरे साल का, क्योंकि इसके अंदर हम एनुअल सी एच देखेंगे, एनुअल सीओ देखेंगे, पूरे साल की होल्डिंग का। तो ये हम पूरे साल का मॉडल अप्लाई करते हैं, हम एक बार के लिए अप्लाई नहीं करते। क्यू यहाँ पे है रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि ईओक्यू, आपको जो अगला ऑर्डर प्लेस करना है वो कितने यूनिट्स का करना है। नोट दैट द फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू इज प्रोवाइडेड इन योर एग्जाम। एग्जाम के अंदर आपको ये जो बुक के अंदर शुरू के अंदर फॉर्मूला शीट बनी हुई होती है वो भी अवेलेबल होती है, प्लस आपको एन्यूटी टेबल और डिस्काउंट फैक्टर का टेबल भी गिवन होता है। वो डिस्काउंट और एन्यूटी टेबल क्या होते हैं वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा, you must make sure that you know that different symbols represent so that you can use the formula correctly। मतलब हमें पता होना चाहिए कौन से सिंबल का क्या मतलब है और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ताकि हम फॉर्मूला को इजीली अप्लाई कर सकें। अच्छा, कोई भी मॉडल होता है, कोई भी मॉडल जब बनता है तो उस मॉडल की कुछ बेस होती है, ठीक है, उस मॉडल की कुछ बेस होती है। जो पर्सन किसी मॉडल को डेवलप करता है, ठीक है, जो पर्सन किसी मॉडल को डेवलप करता है उसके लिए वो उसकी कुछ बेस रखता है, ठीक है। वो बेस हम, वी कांट चेंज दैट बेस, हम उस बेस को चेंज नहीं कर सकते, उस बेस को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि इस मॉडल के कुछ अजम्पशंस हैं, अजम्पशन कुछ चीजें यहाँ पे आपने अज्यूम करनी है, इमेजिन करनी है, अजम्पशन लेने हैं, और उन अजम्पशन से आप हट नहीं सकते। वो अजम्पशन मॉडल की डेवलपमेंट के अंदर डाली गई है और वो आपने नहीं डाली, वो उस मॉडल की बेस है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं जो फॉर्मूला से रिलेटेड हैं, जो कि हमें पता होनी चाहिए। क्या क्या है, एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द ईओक्यू। एवरेज इन्वेंट्री को हम हाफ ऑफ द ईओक्यू रखते हैं, उसकी रीजन क्या होती है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का हाफ क्यों रखते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री कभी भी सारी की सारी आपके स्टोर में नहीं रहती। जैसे अगर इन्वेंट्री का ये ग्राफ है ना, ये तो इन्वेंट्री क्या आई मेरे स्टोर के अंदर, फिर मैंने आगे प्रोडक्शन में इशू की, फिर मेरे स्टोर में आई, फिर इशू हुई, फिर आई, फिर इशू हुई, या मैंने सेल की या इशू की। इस तरह से इन्वेंट्री का ग्राफ होता है। तो उसको बेटर रिजल्ट के लिए आपको क्या एवरेज करना पड़ता है, ठीक है, एक उसके मिड से लाइन गुजारनी पड़ती है कि ऑन एन एवरेज आपके पास कितनी इन्वेंट्री रही होगी। तो हम क्या करेंगे, ईओ क्यू डिवाइडेड बाय 2,
जितना हमने ऑर्डर करना है स्टॉक, उतने का उतने का आधा हिस्सा, ताकि हमें पता हो कि ऑन एन एवरेज इतनी इन्वेंट्री हमारे पास रही होगी। द नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे, इक्वल टू एक्सपेक्टेड एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू। इसका मतलब ये है कि हम जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, डी डिवाइडेड बाय ईओक्यू, यानी कि टोटल हमारे पास कितनी साल की डिमांड है डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर के कितने हम ऑर्डर उसमें मंगवा रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि इतने साल के अंदर हमारे ऑर्डर और ऑन एन एवरेज इतने होंगे। होल्डिंग कॉस्ट, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे करनी पड़ेगी, ये ईओ क्यू, ईओ क्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी एच, ये फॉर्मूला शॉर्ट बनेगा। द एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक बार स्टॉक को मंगवाने की कॉस्ट कितनी पड़ेगी। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आएंगे, एक्सपेक्टेड एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओ क्यू, तो हम लोगों के पास ये आएगा डी मल्टीप्लाई डी डिवाइडेड बाय ईओ क्यू मल्टीप्लाई बाय सीओ, तो ये फॉर्मूला बनेगा डी डिवाइडेड बाय ईओ क्यू मल्टीप्लाई बाय सीओ, ये बनेगा एनुअल सीओ का फॉर्मूला और ये बनेगा एनुअल सी एच का शॉर्ट फॉर्मूला। और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगी टोटल एनुअल कॉस्ट, को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि इन दोनों को मिला के हमारे पास टोटल एनुअल कॉस्ट आती है, होल्डिंग और बुकिंग कॉस्ट को जब हम ऐड करेंगे। अच्छा, अब इसके लिए जो हमें फॉर्मूला दिया गया है, ये जैसे भी हमने फॉर्मूला रीड किया वही सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। टोटल एनुअल कॉस्ट इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय क्यू, डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्लस होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ईओ क्यू डिवाइडेड बाय 2। इसको ईओ क्यू को आप क्यू भी लिख सकते हो और ईओ क्यू भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, जो आपको कॉन्सेप्ट याद रहता है, बट अप्लाई करने में आपको पता होना चाहिए कि करेक्टली उसको अप्लाई कैसे करना है। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर्मूला को ओपन करके उसकी डिस्क्रिप्शन बताई गई है हमें। डिमांड पर एनम, पूरे साल की डिमांड। सीओ कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये हम पहले बात कर चुके हैं। सी एच होल्डिंग कॉस्ट 1 ईयर फॉर 1 ईयर, 1 यूनिट फॉर 1 ईयर, 1 यूनिट को पूरे साल तक स्टोर में रखने की कॉस्ट। क्यू प्री ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि दोबारा से जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब मुझे 500 यूनिट ऑर्डर करने चाहिए, 600 यूनिट ऑर्डर करने चाहिए, या कितने करने चाहिए, तो ये हमें इस तरह से देखना पड़ेगा। और उसने लिखा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि टोटल एनुअल कॉस्ट का फॉर्मूला आपको नहीं दिया हुआ होगा, ईओक्यू का फॉर्मूला आपको गिवन होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन के अंदर क्या कहा गया है, a company uses components at a rate of 500 units, कंपनी यूज कर रही है कंपोनेंट्स 500 रेट्स के ऊपर पर मंथ में। देखे, मैंने आपको लेक्चर देते हुए बताया कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए पर मंथ लिखेगा, बट हमने ईओक्यू कब अप्लाई करना है, ईओक्यू हमने एनुअल करना है। एनुअल करने के लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 12 से, विच आर बॉट इन अ कॉस्ट ऑफ 1.2, जो उसकी बॉट कॉस्ट है यानी कि परचेज कॉस्ट है वो 1.2 पे है, ईच फ्रॉम द सप्लायर, सप्लायर से। इट कॉस्ट $20 ईच टाइम टू प्लेस एन ऑर्डर, हर दफा जब हमने ऑर्डर प्लेस किया तो $20 की कॉस्ट आई, यानी कि सीओ पर ऑर्डर आ गया। रिगार्डलेस ऑफ द क्वांटिटी, रिगार्डलेस ऑफ द क्वांटिटी मतलब जितने मर्जी आप यूनिट मंगवाओ, 1 यूनिट मंगवाओ, 2 यूनिट मंगवाओ, 10 यूनिट मंगवाओ, ₹20 एक बार मंगवाने के लगेंगे। होल्डिंग कॉस्ट इज 20% पर एनम द वैल्यू ऑफ स्टॉक हेड। वैल्यू ऑफ स्टॉक हेड का मतलब क्या होता है, जो स्टॉक आपने मंगवाया, जो स्टॉक आपके पास रहा, हेल्ड मतलब जो स्टॉक स्टोर में रहा, ठीक है, उसकी वैल्यू। वैल्यू कैसे आती है, जो उसकी प्राइस होती है, ठीक है, जो उसकी प्राइस होती है उससे मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आती है। प्राइस उसकी कितनी है 1.2, उसका 20%, ठीक है, जितना स्टॉक स्टोर में रहा आपके पास, हेल्ड इन्वेंट्री कितनी थी उसको आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, उसकी वैल्यू के लिए 1.2 प्राइस निकल आएगी, और उसका 20% हम ले लेंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कंपनी शुड ऑर्डर,
कितने कंपोनेंट्स कंपनी को ऑर्डर करने चाहिए, द टोटल एनुअल कॉस्ट विल बी। एक तो हमें ईओक्यू कैलकुलेट करना है कि कितने कंपोनेंट्स आने चाहिए, और दूसरा हमने टोटल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। एक मिनट, हम इसको इरेज करके ऊपर इधर ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे हम करते हैं, हमें चाहिए ईओक्यू। एक तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि उसने पूछा है कितने कंपोनेंट्स ऑर्डर करने चाहिए, तो एक तो हमें ईओक्यू कैलकुलेट करना है, और दूसरी चीज हमें ये करनी है कि टोटल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं ईओक्यू, क्योंकि वो जरा सिंपल है। ईओक्यू इज इक्वल टू 2COD डिवाइडेड बाय EH। ये फॉर्मूला हमारे पास है, तो हम लोग इसको वर्क करते हैं इसके ऊपर। 2 मल्टीप्लाई बाय CO, ऑर्डर कॉस्ट कितनी थी $20 की, 20 मल्टीप्लाई बाय 500 डी है, तो डिमांड हमारी पर मंथ थी, इसको हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये एनुअल में हो जाए, क्योंकि हमें फॉर्मूला में डिमांड क्या बोला गया है, पर एनम, साल की। तो मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय CH क्या था, 20% ऑफ वैल्यू, तो 20% ऑफ 1.1.2, ये जो परचेज कॉस्ट है, एक यूनिट की 20%। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ, 20 इंटू 2, 40 इंटू 500, 40 इंटू 500, 20,000 इंटू 12, ये आ जाएगा 240,000। 240,000 ऊपर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 240,000 डिवाइडेड बाय हमने करना है 1.2 का 0.2%, तो ये आ जाएगा 0.24%। तो इसका हमने ले लेना है अंडर रूट। अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी, 240,000 को हम डिवाइड करेंगे 0.4 के साथ, और हमारे पास उसके बाद अंडर रूट लेंगे, तो ये आंसर हमारे पास आता है 1000 कंपोनेंट्स। 1000 कंपोनेंट्स आफ्टर अंडर रूट। ये पहले क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया कि कितने कंपोनेंट्स हमें ऑर्डर करने चाहिए, 1000। अब हमें ये देखना है, अब हमें ये चीज देखनी है, ये आई थिंक सो 0.024 होगा, 0.02, क्योंकि 0.2% है। तो अब हमें दूसरा क्या देखना है, दूसरा हमें देखना है कि 1000 कंपोनेंट पे हमारी कॉस्ट ईओक्यू जो हमने चूज किया है, उस पे हमारी टोटल कॉस्ट कम हुई है या नहीं हुई। तो हमने क्या करना है, टोटल एनुअल कॉस्ट इज इक्वल टू, टोटल एनुअल कॉस्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, एनुअल CH प्लस एनुअल CO। अब इन फॉर्मूलाज को ओपन ओपन करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय CH प्लस, इधर आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो अभी नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि D डिवाइडेड बाय EOQ मल्टीप्लाई बाय CO, इस तरह से हमने करना है। तो EOQ हमारा कितना आया था, 1000। 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू होल्डिंग कॉस्ट हमारे पास कितनी है, होल्डिंग कॉस्ट हमारे पास कितनी आ रही थी, डी हमारे पास यूट्यूब ने 1000 ही लिया है। अच्छा ठीक है, वो आ रही थी 0.2 इंटू 20% ऑफ 1.20, प्लस हम इसमें ऑर्डर कॉस्ट कर लेंगे। ऑर्डर कॉस्ट के लिए हमने क्या करना है, डी, डिमांड हमारे पास कितनी थी, 500 इंटू 12, यानी कि पूरे मंथ की, पूरे साल की, डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है 1000, मल्टीप्लाई बाय CO कितना है 20। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 1000 डिवाइडेड बाय 2, 500 इंटू 0.2 इंटू 1.20,
0.4 इंटू 500, ये आ जाएगा 120, और इसका आ जाएगा 500 इंटू 12, 6000, 6000 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 6, एंड 6 इंटू 20, 120। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 240 की। टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 240 की। ये किसकी? जो एनुअल होल्डिंग और ऑर्डरिंग है। हमने होल्डिंग और ऑर्डरिंग के अंदर परचेज कॉस्ट भी ऐड करनी होती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर आपको बताया। टोटल एनुअल कॉस्ट के अंदर आपकी परचेज प्लस होल्डिंग प्लस ऑर्डरिंग सारी आती है। ये आ गया 120, ये आ गया 120, और इसके साथ हमारी जो परचेज कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट कितनी है? परचेज कॉस्ट हमारे पास थी, डिमांड को जितने यूनिट्स हमने मल्टीप्लाई किए, यूनिट्स इनटू पर यूनिट हम करेंगे एक यूनिट की। तो यूनिट्स हमारे पास कितने हैं? यूनिट्स हैं 500 एक महीने के, तो टोटल हमें 12 महीने के चाहिए। 500 इंटू 12 पूरे महीने के यूनिट, साल के यूनिट्स आ गए, इंटू 1.20। 1.2 क्या है? 1.2 उनका रेट है। तो 500, 500 इंटू 1.20, ये आ जाएगा 600 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120। ये वाला 120 और ये वाला कितना आ रहा है, ये जरा चेक करें। 500 इंटू 12, 500 इंटू 12, 6000, and then 6000 into 1.2, that is sorry, ये 7200 आता है। 7200, क्योंकि ये मैंने इसको मल्टीप्लाई 1.2 से नहीं किया था। 7200 प्लस 120 प्लस 120, तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 7440। टोटल कॉस्ट 7440 हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट। तो इसको हमने यहाँ पे आंसर करना है। इसी तरह एग्जामिनर भी आपसे इसी तरह के फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन एमटीक्यूज के अंदर या एमसीक्यूज के अंदर दे सकता है। अब ये एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, ये आपका होमवर्क है, और होमवर्क करके मुझे सेंड भी करना है, ताकि मैं देख सकूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आई है या नहीं आई। इसके अंदर भी बेसिकली हमसे यही पूछा गया है, ईओक्यू लेवल कितना है, टोटल कॉस्ट कितनी क्वांटिटी पे हमारी कॉस्ट मिनिमम होगी, और यहाँ पे आपने वीक्स में करना है, तो डेज की जगह हम वीक्स कर लेंगे। आगे हमारे पास है ईओक्यू। अभी तक जो हम ईओक्यू की बात कर रहे थे, वो ईओक्यू की बात किस कॉन्सेप्ट के अंदर हो रही थी? वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू, विदाउट डिस्काउंट हो रही थी। विदाउट डिस्काउंट की डिस्कशन हम कर रहे थे। बट ऐसा तो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या हम वैसे ही हम बात करें कि हम यूनिट्स ज्यादा परचेज करें, जिसको हम बल्क का कॉन्सेप्ट कहते हैं। अगर हम बल्क में परचेज करें तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हमें डिस्काउंट ना मिले, कि डिस्काउंट नॉट अवेलेबल हो। रियल में ऐसा नहीं होता, डिस्काउंट अवेलेबल होता है। इट इज ऑफन पॉसिबल टू नेगोशिएट अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन द परचेज प्राइस इफ बल्क ऑर्डर। बल्क ऑर्डर करेंगे तो डिस्काउंट डेफिनेटली मिलेगा। उस सूरत में हमें देखना है कि हमारी टोटल कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है और हमें कौन सा डिस्काउंट लेना चाहिए। If a quantity discount is accepted, this will have the following effect. क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? एनुअल परचेज कॉस्ट विल डिक्रीज, परचेज कॉस्ट हमारी डिक्रीज होती है। उसके बाद एनुअल जो होल्डिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है। अच्छा, यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट आपने समझना है कि हमारी परचेज कॉस्ट कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि हमें डिस्काउंट मिल गया है। मतलब जो 2000 यूनिट्स मुझे लाइक 80,000 के मिल रहे थे, वो मैंने मतलब अगर अलग अलग में मंगवाती, तो वो मैंने बल्क में मंगवाए, तो मे बी मुझे वो 75 में पड़े। ठीक है, वो 75 में पड़ गए। बट होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी, क्योंकि इन सारे यूनिट्स को वन टाइम के ऊपर मुझे स्टोर में रखना पड़ेगा। वन टाइम के ऊपर मुझे इनको स्टोर में रखना पड़ेगा, तो वो फिर इशू रहेगा।
द एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट विल डिक्रीज। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे डिक्रीज होगी? क्योंकि मैंने एक ही बार मंगवा लिए, एक ही बार मैंने डिलीवरी मंगवा ली है, तो बार बार ऑर्डर नहीं करना पड़ा, तो वो कॉस्ट डेफिनेटली डिक्रीज होगी होगी। अच्छा, इसके अलावा हम देख लेते हैं, टू एस्टैब्लिश वेदर द डिस्काउंट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट, फॉलोइंग कैलकुलेशन शुड बी कैरिड आउट। हमें ये चीज देखने के लिए कि डिस्काउंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस करनी है। टोटल कॉस्ट विद डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट के साथ हमने कैलकुलेट करनी है, और उसको कंपैरिजन करना है विदाउट डिस्काउंट ईओक्यू के साथ। मतलब हमने ये देखना है कि पहले ईओक्यू विदाउट डिस्काउंट जो सिंपल हमने कैलकुलेट किया, विदाउट डिस्काउंट जो सिंपल हमने कैलकुलेट किया, वो करने के बाद हमें विद डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। टोटल कॉस्ट विद डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद दोनों का कंपैरिजन करना है, ये कौन सी कॉस्ट हमें कम पड़ रही है, कौन सी ज्यादा पड़ रही है, तो उस ऑप्शन को चूज करना है। कभी कभी डिस्काउंट के चक्कर में मैंने ये लास्ट क्लास में भी बताया था कि कभी कभी डिस्काउंट ज्यादा की लालच में हम यूनिट्स ज्यादा मंगवा लेते हैं, यूनिट ज्यादा होते हैं तो होल्डिंग बढ़ जाती है, होल्डिंग बढ़ जाती है, तो इस चीज को हमने देखना है। EOQ when quantity discounts are available, EOQ when quantity discounts are available. These steps involve in calculation the EOQ when inventory when quantity discounted are available. सबसे पहले कैलकुलेट करना है EOQ इग्नोरिंग डिस्काउंट, मैंने पहले बता दिया, हमें पहले विदाउट डिस्काउंट EOQ कैलकुलेट करना है, फिर EOQ करना है स्मॉलर देन द मिनिमम परचेज। हमें देखना है कि इफ अगर हमारा EOQ स्मॉलर है जो कि मिनिमम परचेज क्वांटिटी है, यूनिट्स को जो ज्यादा यूनिट्स हैं, लेट से मेरा EOQ आता है 5000 का, ठीक है, 5000 यूनिट्स मुझे ऑर्डर करने चाहिए, और अगर मेरी 7000 क्वांटिटी वो है जिसके ऊपर मुझे डिस्काउंट मिलेगा, जिसके ऊपर मुझे डिस्काउंट मिलेगा, फिर हमें क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल EOQ ऑफ द एनुअल स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट, स्टॉक ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टॉक परचेज कॉस्ट। मतलब इस लेवल पे मुझे तीनों कैलकुलेट करके दोबारा से ये तीनों कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, लेकिन तब क्वांटिटी मुझे डिस्काउंट वाली रखनी है। डिस्काउंट वाली क्वांटिटी रखूंगी तो परचेज कॉस्ट वहां पे कम हो जाएगी, तो परचेज कॉस्ट पे मुझे डिस्काउंट मिलेगा। अब मैंने क्या करना है, और इसको और जो आंसर आएगा उसको स्टेप 2 और स्टेप 3 के साथ कंपेयर करना है। अगर फर्दर डिस्काउंट अवेलेबल हो तो हम फर्दर स्टेप भी करके इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हमें ये चीज देखनी है कि फायदा कहाँ पे हो रहा है। फायदा जिधर हमारा हो रहा होगा हम उस स्टेप को चूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे इलिस्ट्रेशन 3 दी गई है, शुड द डिस्काउंट बी एक्सेप्टेड, डिस्काउंट हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। द कंपनी यूजेस कंपोनेंट्स एट द रेट ऑफ 500 यूनिट्स पर मंथ। सारा डाटा वही दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन को रीड भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। द सप्लायर, यहाँ से क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। द सप्लायर ऑफर्स अ 5% डिस्काउंट ऑन द परचेज प्राइस, ऑर्डर क्वांटिटी इज 2000 यूनिट्स मोर। अगर 2000 या उससे ज्यादा मंगवाएंगे तो सप्लायर हमें डिस्काउंट देगा। उसके अलावा उसने EOQ भी कैलकुलेट करके दे दिया है 1000 यूनिट्स का। टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज 20%, सारा कुछ हमें दिया हुआ है। अगर हम इस क्वेश्चन को पूरा, जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 के ऊपर क्या था, स्टेप 1 के ऊपर था EOQ इग्नोरिंग डिस्काउंट, इग्नोरिंग डिस्काउंट, तो EOQ तो ऑलरेडी हमारे पास कैलकुलेट है, EOQ इज इक्वल टू 1000, और इस EOQ के ऊपर अभी हमने पहला क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसके ऊपर हमारी टोटल कॉस्ट, टोटल एनुअल कॉस्ट कितनी बन रही थी, 7440। ये हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ली हुई है। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा ये स्टेप था कि अगर आपकी क्वांटिटी EOQ की कम हो मिनिमम डिस्काउंट क्वांटिटी से, तो अगर हम लोग ये देखें, ये वाली क्वांटिटी है 1000 की और जो यूनिट्स हमने डिस्काउंट जिनके ऊपर मिल रहा है वो 2000 है, तो डेफिनेटली अब हमें अगले स्टेप पे जाना पड़ेगा। 2000 क्वांटिटी पे हमें ये सारे स्टेप टोटल एनुअल कॉस्ट वाले करने पड़ेंगे। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, टोटल एनुअल कॉस्ट, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज कॉस्ट प्लस एनुअल होल्डिंग कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ अब फॉर्मूला में चेंजिंग क्या होगी, हमारी जो होल्डिंग और ऑर्डरिंग है उसके अंदर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। अब हमने इफ
Q इज इक्वल टू 2000 है, 2000 यूनिट्स हमने यूज करने, तो देन हमारी कॉस्ट क्या बनेगी। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे पहला हम करेंगे, हमारे पास जो D डिवाइडेड बाई Q, डिमांड डिवाइडेड बाई Q इंटू कॉस्ट ऑर्डर, यहाँ पे हम कर लेते हैं 6000 D डिवाइडेड बाय क्वांटिटी हमारे पास 2000 वाली आएगी इंटू 20 आ जाएगा। इसी तरह होल्डिंग कॉस्ट का हमने करना है, तो होल्डिंग के लिए हम क्या करेंगे, होल्डिंग हमारे पास है एवरेज इन्वेंट्री EOQ डिवाइडेड बाय 2000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हमारे पास परचेज कॉस्ट का कुछ परसेंट था। तो परचेज कॉस्ट का कुछ परसेंट अब हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 20, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 5% का डिस्काउंट। तो परचेज कॉस्ट हमारे पास कितनी होती है, 100% अगर थी तो उसमें से 5% का डिस्काउंट मिल गया, 5% डिस्काउंट मिला तो अब वो कॉस्ट कितनी रह गई होगी, 95%, मतलब अब वो 95% रही होगी। तो हम क्या करेंगे, 0.24 मल्टीप्लाई बाय 95% हमने कर लिया। 95% कहाँ से आया, 95% डिस्काउंट, क्योंकि जो हमारी ये कॉस्ट थी टोटल होल्डिंग कॉस्ट, सॉरी ये जो 1.2 था इसमें 5% का डिस्काउंट मिला, तो आप इसको माइनस करोगे, ठीक है। 1.2 में से 1.2 में से ये माइनस करोगे तो ये आपको डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो इसको हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम देखते हैं, फिर परचेज कॉस्ट भी हमने देखनी है कि परचेज कॉस्ट हमारे पास कितनी आ रही होगी। परचेज कॉस्ट के लिए हमने क्या करना है, टोटल हमारे पास 6000 यूनिट्स आए, 500 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय 1.2, 1.2 हमारी इनकी प्राइस थी, इसके ऊपर हमें मिला है 0.95 का डिस्काउंट। तो ये सारी हमने कॉस्ट ऐड करनी है, इसको सबको सिंप्लीफाई करके हमने ऐड करना है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये कॉस्ट कितनी बन रही है, आ, ये दोनों 3 इंटू ये 60 बन जाएगी, ये बन जाएगी 1000 इंटू ये बन जाएगी 228, और ये बनेगी आपके पास 7200, तो सॉरी 6840 ये बन रही है। तो टोटल एनुअल कॉस्ट जो हमारी बन रही है ना, टोटल एनुअल कॉस्ट वो बन रही है 7128, टोटल एनुअल कॉस्ट 7128 बन रही है। 7128 कैसे बन रही है, अगर हम लोग देखें ना, जो इस पे कॉस्ट थी वो है 7440, उसमें से अगर हम लोग देखें कि हमें डिस्काउंट कितने का मिला है, 7128 हम लोग करें तो हमारे पास बन रहा है डिस्काउंट, एक मिनट, 7440 माइनस 7128, 312 का डिस्काउंट, मतलब 312 से कॉस्ट हमारी कम हो रही है। तो हमें डिस्काउंट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, तो आवर आंसर शुड बी यस, हमें डिस्काउंट एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट एक्सेप्ट करने के बाद हमारी कॉस्ट बन रही है 7128, उससे पहले हमारी कॉस्ट थी 7440। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें EOQ मॉडल से भी ज्यादा बेस्ट मॉडल डिस्काउंट का मिलता है। होप सो आपको समझ आई होगी।